हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे सेट्स समुच्चय। इसको पीछे वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि सेट्स क्या है, ये समुच्चय किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा के विषय में हम लोगों ने पढ़ा था और ये भी जाना था कि इसकी कोई सॉलिड डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन इसकी जो थी वेल डिफाइंड collection of objects। अब यहाँ हम जो वेल डिफाइंड लिखा है इसी से परिभाषा देखते हैं कि वेल डिफाइंड का मतलब है सुपरिभाषित। क्या है सुपरिभाषित? कलेक्शन, संग्रह है। किस चीज़ का है? ऑब्जेक्ट्स लिखें, या हमने इसको कहा था एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं, चाहे हम इसे एलिमेंट्स लिख दें, एलिमेंट्स, या इसे हम आर्टिकल्स लिख दें, आर्टिकल्स, या इसे हम मेंबर लिख दें, मेंबर्स, आदि आदि एंड सो ऑन। इन शब्दों से लिखते थे। तो इसमें था वेल डिफाइंड, सुपरिभाषित। सुपरिभाषित का मतलब हमने बताया था, इसी यहीं से परिभाषा शुरू होती है, सुपरिभाषित से ही, कि समुच्चय की परिभाषा हुई थी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके विषय में भी हमने बताया था। इसकी आवश्यकता जब जॉर्ज कैंटर, जो महान गणितज्ञ थे जर्मन के, वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का अध्ययन कर रहे थे, तभी उन्हें इसकी आवश्यकता पड़ी। उन्होंने ही परिभाषा इसकी दी, जो आज तक चली आ रही है। 1980 में इसका उपयोग और बढ़ा और ये पूर्ण रूप से गणित में छा गई। आधुनिक गणित में इस समुच्चय को आधार माना जाता है। इसी के आधार पर इसका प्रयोग हर जगह पे है। वर्तमान में इसका कंप्यूटर में बहुत प्रयोग है। बच्चों, आप लोगों को मालूम है कि आप जो मोबाइल चलाते हैं उसमें भी जो फोल्डर आप बनाते हैं, कि पुराने गीतों का एक फोल्डर बनाते हैं, ओल्ड सॉन्ग्स, वीडियोज़ और मूवीज़, इनके जो आप फोल्डर बनाते हैं ये सारे सेट्स हैं। तो इसका प्रयोग कंप्यूटर के युग में बहुत ज़्यादा, इस समय बहुत ही ज़्यादा है। हम इसके बाद वाला जो पार्ट पढ़ेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन, कक्षा 11 में, उसमें भी सेट्स का प्रयोग है। आगे कक्षा 12 में जाएंगे, कक्षा 12 में भी हमारा इसका बहुत योगदान है। कहने का मतलब जितने भी चैप्टर हैं हमको आगे मिलते जाते हैं, इन चैप्टरों में, हर चैप्टरों में करीब करीब सेट्स का प्रयोग हर जगह पे है। इसीलिए इसको आधुनिक गणित का आधार मान लिया गया। तो हमने बताया था इसका, अब आज हम बताएंगे कि इसका समुच्चय का निरूपण क्या है। समुच्चय का निरूपण इसे कहते हैं रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। समुच्चय का निरूपण। समुच्चय का निरूपण दो विधियों से होता है। पहली विधि हमारी है तालिका विधि कहिए, या सारणीबद्ध कहिए, सारणीबद्ध, या फिर सूचीबद्ध कहिए, सूचीबद्ध। अंग्रेजी में से कहा जाता है, तालिका का मतलब होता है टेबुलर। ये टेबुलर फॉर्म या टेबुलर मेथड मान लीजिए। दूसरा, सूची का मतलब होता है लिस्टिंग, और सारणीबद्ध का मतलब रोस्टर, रोस्टर मेथड। इतने नाम से इसको जाना जाता है। अब देखिए,
इसमें हमने बताया था समुच्चय को कैपिटल लेटर से लिख दिया जाता है और फिर इसमें एक मझला ब्रैकेट जिसे कर्ली ब्रैकेट्स भी कहा जाता है, कर्ली ब्रैकेट्स लगा देते हैं या इसे मिडिल ब्रैकेट भी कहा जाता है और इसके बीच अवयव लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 5 स्वर हैं ए, ई, आई, ओ, यू। तो इसमें यहाँ पे ए जो हमारा होगा, ए क्या है? ए हमारा समुच्चय है और इसके सारे अवयव ए, ई, आई, ओ, यू ये सब क्या हैं? ये हमारे अवयव हैं। इनको हम अवयव कहेंगे या आर्टिकल कहेंगे या इन्हें हम मेंबर्स कहेंगे या इन्हें हम एलिमेंट्स कहेंगे। ये सारे हमारे मेंबर्स या एलिमेंट्स हैं। दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, दूसरा एग्जाम्पल अगर हमने ले लिया कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय जो 10 से कम हो। तो प्राकृत संख्या को हम कैपिटल एन से लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे और मझला ब्रैकेट लिखेंगे एन बराबर मझला ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 लिख देंगे। 10 नहीं लिखेंगे, 10 से कम लिखना है। तो इस प्रकार हम इसको सूचीबद्ध या टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। ये हमारा टेबुलर फॉर्म में है। इसी प्रकार टेबुलर फॉर्म के बाद जब हम लिखते हैं, हमारा दूसरा तरीका क्या है? ये हमारा क्या है? ये टेबुलर फॉर्म हो गया। दूसरा आता है हमारा, ये आता है गुण विधि। इसको कहते हैं, दूसरे को हम कहेंगे गुण विधि। गुण विधि अथवा समुच्चय निर्माण विधि समुच्चय निर्माण विधि क्या है? समुच्चय निर्माण विधि इसको लिखते हैं प्रॉपर्टी मेथड और सेट बिल्डर मेथड METHOD। ये हमारा दूसरा फॉर्म है कि जैसे हमने लिखा अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। तो इस सेट को बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि मझले ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं, इसका कोई एक गुण ले लेंगे, इसकी कोई एक प्रॉपर्टी ले लेंगे। प्रॉपर्टी क्या है वर्णमाला की? जैसे लिखा है गुण विधि अथवा समुच्चय निर्माण विधि, तो इसमें लिख देंगे एक्स सच दैट का निशान लगा देते हैं। कहीं कहीं पे इस प्रकार भी लिखते हैं एक्स और ऐसे लिख देते हैं एक्स सच दैट एक्स एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। तो इस प्रकार हम इसके पांचों अक्षर इसमें नहीं लिखते हैं। यहाँ तो 5 अक्षर हैं, मान लीजिए अगर ज़्यादा हों, जैसे आप लिख दिया जाए कि यहाँ पे लिखा जाए कि एक लिख दिया जाए कि 50 से कम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। इसको हम इसी फॉर्म में लिख रहे हैं गुण विधि में। गुण विधि में जब लिखें तो ए बराबर एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है जो जहाँ
जहाँ x इज लेस दैन 50। इस प्रकार इसको लिख देते हैं। इसी को अगर इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखें तो टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? टेबुलर फॉर्म में जब लिखेंगे तो लिखेंगे a बराबर 1 2 3 और एंड सो ऑन कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देंगे 50 लिख देंगे, 50 से कम 49 लिख देंगे, 49 तक यहाँ पे ये हमारा टेबुलर फॉर्म हो जाएगा। अब जैसे इसी को अगर ये हमारा कौन सा है? ये हमारा है टेबुलर या सूचीबद्ध, ये इसे कहते हैं सारणीबद्ध। ये सारणीबद्ध है। अब मान लीजिए इसी में अगर लिख दिया जाए कि एक नेचुरल नंबर लिखना है और उसमें कह दिया जाए प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, और इसमें निर्धारण नहीं किया है कहाँ तक हमें लिखना है, तो हम लिख देंगे प्राकृत संख्या हमारी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इस प्रकार लिखने के बाद प्रत्येक अवयव को हम इसमें क्या करते हैं? कामा से अलग कर देते हैं और यहाँ पे 3 बिंदी रख देते हैं इस प्रकार, और फिर 3 रख देंगे थोड़ा अंतर दे करके, इसके बाद फिर 3 रख देंगे। इसको पढ़ा जाता है एंड सो ऑन। अब इसमें एक गुण और है, एक उदाहरण लेकर के हम चलते हैं। जैसे मान लिया कि हमने कोई समुच्चय लिखा, माना ये हमारा बी समुच्चय है, बी समुच्चय में लिखा है कि ABCD, तो इसमें ये अवयव जो हमारे हैं पारिवारिक सदस्य बी समुच्चय के जो पारिवारिक सदस्य ABCD हैं, इसको हम लिखते हैं कि A बिलोंग्स टू B। A जो है B में है, इस क्या पढ़ा जाता है? इसे, इस चिन्ह को पढ़ा जाता है बिलोंग्स। बिलोंग्स मतलब है संबंधित है, संबंधित है, ये पढ़ा जाएगा। इसी प्रकार B है, C है, B बिलोंग टू, और अगर इसमें लिख दिया जाए E, तो E जो है इसमें नहीं है, B समुच्चय में नहीं है, तो इसे हम क्या लिखेंगे कि B इज नॉट बिलोंग टू, E इज नॉट बिलोंग टू B। E जो है B समुच्चय का अवयव नहीं है, इसमें अवयव ये नहीं है। तो इस प्रकार हम 2 विधियों से समुच्चय का निरूपण करते हैं। निरूपण में पहला हमारा क्या है? तालिकाबद्ध, या दूसरा इसका नाम है सारणीबद्ध, या तीसरा नाम इसका सूचीबद्ध। अंग्रेजी में इसे टेबुलर, लिस्टिंग और रोस्टर मेथड कहते हैं या फॉर्म भी कहते हैं। और दूसरा हमारा जो समुच्चय का निरूपण है वो गुण विधि के आधार पर अथवा समुच्चय निर्माण विधि के आधार पर किया जाता है। इनके नाम हैं, जिसे अंग्रेजी में प्रॉपर्टी मेथड और सेट बिल्डर मेथड कहा जाता है। और ये फॉर्म जो हमें प्राप्त होता है इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। और ये जो हमारा फॉर्म है इसको हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं। ये हमारा जो है इधर वाला ये रोस्टर फॉर्म है, और ये वाला जो है ऊपर वाला हमारा ये जिसमें गुण के आधार पर है उसको हम लिखते हैं गुण विधि अथवा निर्माण विधि। इस प्रकार 2 विधियों से हम इनका निरूपण करते हैं। अब हमने बताया था जो था वेल डिफाइंड, जो वेल डिफाइंड है जहाँ पे एडजेक्टिव आ जाएगा वो वेल डिफाइंड नहीं होगा। अगर कह दिया जाए कि भारत के 3 प्रसिद्ध अभिनेत्रियों के नाम बताओ, पुरानी अभिनेत्रियों के नाम फिल्मी दुनिया के, तो उन 3 में से एक से प्रश्न जब पूछा जाएगा तो कोई 3 नाम अलग अलग बताएगा। मान लीजिए एक नाम बता रहा है हेमा, बता रहा है हेमा मालिनी, और एक रेखा बताता है, और एक नूतन बताता है। दूसरे व्यक्ति से पूछा जाता है वो नूतन बता रहा है, और नूतन के बाद सायरा बानो बता रहा है, बानो बता रहा है, और तीसरा नाम उसने बता दिया, मान लीजिए राखी बता दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों लोगों के उत्तर अलग अलग हमें प्राप्त होते हैं। दोनों लोगों के जो उत्तर प्राप्त हुए हैं वो क्या हैं? वो
अलग अलग हैं। दोनों लोगों के उत्तर एक ही नहीं हैं, ये अलग अलग हैं दोनों लोगों के। तो इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है। किसी की निगाह में 3 दूसरे नाम है और किसी की निगाह में 3 दूसरे नाम है। इस प्रकार जो वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड में नाम एक ही होने चाहिए, उत्तर जो है सबके एक होने चाहिए, एक ही। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के 5 अक्षर कहे जाएंगे, तो किसी से भी आप पूछेंगे तो 5 वर्णमाला के अक्षर AEIOU ही बताएगा। अगर सप्ताह के दिनों को पूछा जाएगा तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार ही बताएं। किसी से भी पूछा जाए तो वो यही दिन बताएगा। अंग्रेजी जो महीना है उनके नाम अगर पूछा जाए तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यही 12 महीने बताएगा किसी से भी पूछा जाए। तो ये हमारे क्या होते हैं, वेल डिफाइंड होते हैं। अब किसी में विशेषण अगर लगा दिया जाए तो विशेषण वाला जो होता है कि कह दिया जाए 3 खतरनाक जानवरों के नाम बताओ, तो 3 खतरनाक जानवर किसी के लिए चीता हो सकता है, बाघ हो सकता है, भालू हो सकता है, और किसी के लिए अलग हो सकता है, कोई दूसरा नाम ले ले, दूसरे नाम उसके भी हाथी हो सकता है और शेर भी हो सकता है, चीता भी हो सकता है। तो इनके उत्तर अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है। बस आज यहीं तक।